स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद पीएस। और अपन लास्ट क्लास में बात की थी अपन ने किरचॉफ्स लॉ की, यानी किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। आज बच्चों इस लेक्चर में अपन बात करेंगे सेल की, कि सेल क्या होता है। तो शुरू करते हैं बच्चों, बात करेंगे अपन सेल की। तो सेल होता क्या है। अपन बात करें सेल की, तो सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये सेल होता है जिसको अपन किसी भी सर्किट में अपने को देखने को मिलता है बहुत बार। तो इस सेल की आज पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि सेल है क्या, ये कैसे विभवांतर आरोपित करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करता है ताकि वो परिपथ में घूमता रहे। तो अपन एक काम करते हैं, इस सेल को एक प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। ये आपके पास प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मतलब यहाँ पे अपन कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे बल्ब जोड़ दिया या कोई भी अप्लायंस अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये है बाह्य प्रतिरोध जिसको मैंने बोला है R। ये इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो सबसे पहली बात तो बच्चों आपको ये याद रखनी है कि जो सेल होता है, सेल का काम क्या है, जो भी आवेश हैं उन आवेश को ऊर्जा प्रदान करना। और आवेश कौन होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे अपन। यानी सेल का पहला काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। इलेक्ट्रॉनों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। अपन बहुत बार ये बोलते हैं कि बैटरी लगाने से बैटरी आवेश उत्पन्न करती है। बच्चों गलत है एकदम से, बैटरी कोई आवेश उत्पन्न नहीं करती है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि सेल आवेश उत्पन्न नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता है। यानी यहां पर मैंने इस सेल को जोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां सेल से निकलेंगे, ऐसा कभी याद नहीं रखना, सरासर गलत है। बैटरी या सेल कभी भी आवेश उत्पन्न नहीं करता है। बैटरी का काम क्या है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इस प्रतिरोध या चालक तार की बात करें अपन, तो इसके अंदर जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस परिपथ में घूमने लग जाते हैं, तभी तो धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी का काम क्या है, इन इलेक्ट्रॉनों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहां से अगर मैं धारा की दिशा की बात करूं तो धारा की दिशा कैसी होगी, प्लस से माइनस की ओर। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है जी। यानी यहां पर जो धारा है वो देखो ऐसे क्लॉकवाइज है, तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो बैटरी का काम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। बैटरी कभी भी आवेश उत्पन्न नहीं करती है। दूसरा काम क्या है सेल का, दूसरा काम है बच्चों विभवांतर लगाना। जब भी अपन किसी परिपथ में बैटरी जोड़ते हैं या सेल जोड़ते हैं तो सेल का मतलब क्या है, सेल क्या करेगा, विभवांतर उत्पन्न करेगा। और आपको पता है कि विभवांतर के कारण ही धारा प्रवाहित होती है बच्चों। विभवांतर के कारण ही क्या प्रवाहित होती है, धारा। और धारा की दिशा हमेशा कहां पे होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। यानी जो धारा प्रवाहित होती है वो किधर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जैसे मान लो ये बैटरी है, इस बैटरी का विभवांतर कितना है, V है। इस V विभवांतर का मतलब क्या हुआ, बैटरी इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर लगाएगी वो कितना आना चाहिए, V आना चाहिए। जैसे मान लो ये प्रतिरोध है, यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। अब विभवांतर V होने का मतलब ये है कि यहाँ का विभवांतर V होगा और यहाँ का विभवांतर यहाँ का विभव V होगा और यहाँ का विभव 0। तभी तो विभवांतर क्या बढ़ेगा आपके पास, V माइनस 0 इक्वल्स टू V। क्लियर है बच्चों।
यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, कितना विभव बना रहा है यहाँ पर V, नेगेटिव टर्मिनल कितना बना रहा है 0, तभी तो विभवांतर कितना हुआ अपने पास V माइनस 0 इक्वल्स टू V। अपन कई बार बोलते हैं कि जैसे मान लो आपके पास ये सेल है, इस सेल का विभवांतर कितना है 10 वोल्ट है, यानी 10 वोल्ट विभवांतर का मतलब क्या हुआ कि यहां पर 10 बनेगा, यहाँ पे 0, तो विभवांतर कितना आ जाएगा 10 माइनस 0 बराबर 10 वोल्ट आ जाएगा। तो अपन ने बोला कि धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है, तो धारा की दिशा यही तो है बच्चों, ध्यान से देखो, ये उच्च विभव, ये निम्न विभव, तो धारा की दिशा ये हो जाएगी। क्लियर है बच्चों इतनी बात? तो सेल के बारे में अपने को 2-3 बातें याद रखनी है कि सेल परिपथ में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरी बात, सेल कभी भी आवेश या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं करेगा। तीसरी बात अपने को याद रखना है, सेल का काम क्या है, परिपथ में विभवांतर को बनाए रखना, क्योंकि विभवांतर होगा तो ही धारा प्रवाहित होगी अपने पास। तो सेल का तीसरा काम क्या है, विभवांतर बनाए रखना। अब अपन सेल की कुछ इंटरनल प्रोसेस की बात करते हैं कि सेल के अंदर होता क्या है। तो नोट करो बच्चों, इतना आगे बात करते हैं। यानी अपन सेल की कुछ केमिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ी सी आज, कि सेल के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। चलो, तो सेल के अंदर अपने पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रोड ये हो गया अपने पास, और एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, और आपको पता है कि इस सेल के अंदर अपन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यानी आप बोलते हो ना विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य पदार्थ को भरा जाता है। चलो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसमें भर दिया अपन ने। यहां पर मैंने बाह्य परिपथ में एक प्रतिरोध लगा दिया, ये प्रतिरोध जोड़ दिया जिसको मैंने बोला है R। अब सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपन कि इस सेल के अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। तो बच्चों ध्यान रखना, सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स। और रेडॉक्स किसको बोलते हैं अपन, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती है। इस रेडॉक्स रिएक्शन के कारण क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना है अपन ने, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगी, और रेडॉक्स रिएक्शन के कारण यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा इस वाली प्लेट पे। ये जो इलेक्ट्रोड आपने लगाया है ना, यहां पर आपके पास कुछ नेगेटिव चार्ज जम जाएगा, और यहां पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज जम जाता है। तो अपन इसको तो बोलेंगे बच्चों एनोड, और इसको बोलेंगे बच्चों कैथोड। क्लियर है इतनी सी बात? चलो क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये कैथोड, ये एनोड, इस पे ऋणावेश, इस पर धनावेश। तो क्या होगा, धारा बाह्य परिपथ में कुछ इस तरीके से प्रवाहित होगी, यानी धारा ऐसे चलेगी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स धारा के विपरीत चलते हैं, यानी जब धारा यहां से ऐसे चल रही है तो इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, धारा के विपरीत चलेंगे। क्लियर है बच्चों इतनी सी बात? अपन ने बोला कि इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोड पर तो ऋणावेश जमा हो जाता है और एक पर धनावेश। अब अपन ने दोनों इलेक्ट्रोडों को बाह्य परिपथ से जोड़ा, तो बाह्य परिपथ में धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होगी, और अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत चलते हैं। क्लियर है बच्चों इतनी बात?
अब ध्यान से देखो, अपन इतनी सी बात तो अपने क्लियर है। अब अपन ये यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर ऊर्जा कहां पे मिलती है, ऊर्जा कहां पे मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सेल का एक्चुअल में काम क्या है बच्चों को समझो। सेल क्या करता है, जैसे मान लो मैंने बाह्य परिपथ में एक बल्ब जोड़ रखा है। अब बल्ब के अंदर आपने तंतु का नाम सुना होगा, एक स्प्रिंग सी लगी होती है जो किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है। अब उसमें क्या होंगे, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बैटरी या सेल का काम क्या है, आपको पता है कि जैसे ही आप उस बल्ब को बैटरी या सेल से जोड़ोगे तो सेल से जोड़ने पर क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, यानी इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत चलना शुरू करेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस सेल के पास आएंगे तो सेल का काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों को बोलेगी कि भैया मैं आपको एनर्जी दे रही हूं, ऊर्जा दे रही हूं, आप जाके अपना काम करो। जैसे ही आपकी ऊर्जा खत्म हो जाए वापस मेरे पास आ जाओ। क्लियर है बच्चों इतनी सी बात। तो सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। यहां से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेगा, इस परिपथ में घूमेगा, अपना काम करेगा। जैसे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, बल्ब को जलाने का काम करेगा। जैसे ही उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी या ऊर्जा कम हो जाएगी, वो वापस बैटरी के पास आएगा। बैटरी बोलेगी ले भैया वापस एनर्जी, वापस चल अपना काम कर। तो ध्यान से देखो, अपने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे धारा के विपरीत। अब मान लो यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से ध्यान से देखना, बैटरी के ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच, यहां तो सर्किट ओपन है ना, यहां पे तो कोई सर्किट है ही नहीं, तो धारा कैसे प्रवाहित हुई। फिर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक पहुंचना चाहिए, तभी आपका सर्किट क्या होगा, पूरा होगा और धारा प्रवाहित होगी। तो अपन ने बोला कि जैसे ही मान लो इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब देखो, इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। तो मुझे एक चीज बताओ, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन कहां जाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव की ओर। सीधी सी बात है, पता है अपने को, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, कैथोड की ओर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अपन कहां लाना चाहते हैं इसको, एनोड पर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं इस तरीके से, धारा इसके विपरीत है और इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत चलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से चलेगा, यानी वो कैथोड से यहां पे आना चाहिए एनोड पर। लेकिन अपन तो ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा है, इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन तो होती है, साथ में होती है एक्सोथर्मिक। कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, यानी इसको अपन बोलते हैं उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक, जिसमें आपके पास ऊर्जा निकलती है। क्या निकलेगी, ऊर्जा। और जब भी अपन यहां से उष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करें तो इसके अंदर ऊर्जा निकलेगी और ये ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। क्लियर है बच्चों इतनी सी बात। अपन इतनी देर ये बोल रहे थे कि सेल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती कहां पर है, इस बीच वाले रीजन में, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच ये जो जगह दिख रही है ना आपको, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा। तो अपन ने बोला कि इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है और साथ में कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, यानी जहां पर ऊर्जा निकलेगी। और ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को क्या कहेगी कि तेरे को इधर नहीं जाना है, कैथोड की ओर नहीं जाना है, तू कहां पे चल, एनोड की तरफ चल। तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, यानी ऊर्जा ग्रहण करेगा। और ऊर्जा ग्रहण करके ये जो पॉजिटिव यानी कैथोड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा था, इससे लड़कर कहां पे जाएगा, एनोड की ओर।
क्लियर है बच्चों? तो ये थी सेल के अंदर की प्रोसेस कि सेल में एक्चुअल में होता क्या है। क्लियर है बच्चों सबको? अब यहां पे अपन सेल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल, जिसको शॉर्ट में अपन ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो नाम से क्लियर हो रहा है कि विद्युत वाहक बल, नाम से तो ये लग रहा है कि बल है कोई, लेकिन बल नहीं है बच्चों। ये क्या है? विभवांतर है। इसको समझने के लिए अपन बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल लेते हैं। विद्युत वाहक बल होता क्या है, पहले तो वो सुनो ध्यान से कि जब सेल खुले परिपथ में हो, किसमें हो? खुले परिपथ में, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। और इसको अपन बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ई से। देखो विद्युत वाहक बल होता क्या है कि जब सेल खुले परिपथ में हो तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। बहुत आसान है, एक बार इस भूल जाओ, इस डेफिनेशन को, कुछ नहीं लिखा मैंने। आप बच्चों ध्यान से देखो, आप दुकान पे गए और आपने दुकान वाले से कहा कि भैया मुझे 5 वोल्ट का सेल चाहिए। क्या चाहिए? 5 वोल्ट का सेल। क्लियर है बच्चों? या हो सकता है 1.5 वोल्ट का, 2.5 वोल्ट का, जितनी आपकी मर्जी है। आपने दुकान वाले से कहा कि मुझे 5 वोल्ट का सेल चाहिए। चलो 5 वोल्ट का सेल ले आए अपन। अब अपने हिसाब से तो अपन ने तो 5 वोल्ट का सेल खरीदा था, यानी जैसे ही अपन इस सेल को परिपथ में जोड़े तो ये अपने को 5 वोल्ट विभवांतर देना चाहिए था। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान से सुनो मेरी बात। आपने नया सेल खरीदा जिस पे लिखा हुआ था 5 वोल्ट। वो क्या है? उसका विद्युत वाहक बल। अभी तक सेल को अपन ने काम में नहीं लिया है, परिपथ में नहीं जोड़ा है। अभी तक मैंने ये कहा कि सेल आपका किसमें है? खुले परिपथ में है। खुले परिपथ का मतलब अभी तक सेल को अपन ने परिपथ में नहीं जोड़ा, तो ये आपका क्या बन गया? ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, अपन इस सेल को 5 वोल्ट लेके आए थे, लेकिन जैसे ही आप इसको परिपथ में जोड़ते हो तो ये सेल 5 वोल्ट पूरा विभवांतर नहीं देगा। क्लियर है? जैसे मान लो, जैसे ही आपने इसको किसमें जोड़ा? परिपथ में, तो मान लो ये अपने को कितना दिया? 3 वोल्ट दिया। क्लियर है इतनी सी बात? एक चीज ध्यान से सुन लो, विद्युत वाहक बल किसी प्रकार का बल नहीं है, ये क्या है? एक विभवांतर है। जब सेल खुले परिपथ में हो, यानी जब तक सेल को अपन परिपथ में नहीं जोड़ते हैं, तो उस सेल का जो विभवांतर होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल। क्लियर है इतनी सी बात? तो नोट करो, आगे देखते हैं। चलो अगला, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो क्या है? देखो अभी अपन ने विद्युत वाहक बल की बात कर ली कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसको अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अपन ने बोला कि जब तक सेल को अपन काम में नहीं लेते हैं तब तक उसका जो विभवांतर है वो क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। तो अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि
कि आप 5 वोल्ट का सेल लेके आए, जब इसको परिपथ में जोड़ा तो अपने को कितना मिला? 3 वोल्ट। अब ये 2 वोल्ट कहां पे चला गया, इसकी कहानी समझनी है अपने को। ये 2 वोल्ट कहां गया? तो अगली जो डेफिनेशन है वो है अपनी टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता जिसको अपन V से प्रदर्शित करते हैं। टर्मिनल वोल्टता क्या होती है बच्चों? अपन ने बोला नया जो सेल लाए थे उसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, लेकिन जैसे ही परिपथ में जोड़ा अपने को कितना मिला? 3 वोल्ट। इस 3 वोल्ट को बच्चों क्या बोलते हैं? अपन टर्मिनल वोल्टता बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जब सेल बंद परिपथ में हो, बंद परिपथ का मतलब अब सेल को अपन कहां पे जोड़ रहे हैं? परिपथ में। तो जब सेल बंद परिपथ में हो तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टता कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? जब अपन ने सेल को परिपथ में जोड़ा तो अपन जितने वोल्ट का सेल लेके आए थे उतना नहीं मिलेगा अपने को, कुछ कम मिलेगा। तो जितना मिलेगा वो उसका क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। क्लियर है बच्चों? तो ये थी अपने पास टर्मिनल वोल्टता। अब मैंने कहा इस 2 वोल्ट की कहानी समझनी है कि ये 2 वोल्ट कहां पे गया। इसके लिए अपन को सेल का आंतरिक प्रतिरोध देखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, क्या देखना पड़ेगा? आंतरिक प्रतिरोध, जिसको अपन स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो आ जाओ वापस सेल की स्ट्रक्चर पर। अपन ने बोला कि इसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बढ़ते हो, यानी विद्युत अपघट्य बढ़ते हो। तो ध्यान से देखो, यहां पे मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहां पे जाएगा? एनोड की ओर। तो रास्ते में क्या है? इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो जरूर होगा बच्चों। आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी हो सकता हो, ऐसा तो कोई मटेरियल नहीं है जिसका प्रतिरोध 0, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी अपन यहां पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो जरूर होगा। यानी अपन ये बोले कि जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर आएगा तो इसके रास्ते में इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इसको। अब इलेक्ट्रॉन उनसे टकराएगा, टकराने से क्या होगा? प्रतिरोध किसको बोलते हो आप? इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो रुकावट होती है उसी को आप प्रतिरोध बोलते हो। तो अपन ने बोला कि परिपथ में धारा कितनी है? I है। तो ये I धारा यहां पर भी तो होगी बच्चों। देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है कैथोड से एनोड की ओर, तो धारा की दिशा कौन सी होगी? एनोड से कैथोड की ओर। तो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो प्रतिरोध है उसको अपन क्या बोलते हैं? R। अब इस R को अपन I से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू I इंटू R। बोलो, ये विभवांतर नहीं हुआ क्या? या इतना विभव यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ क्या? देखो, यहां पर ये प्रतिरोध जुड़ा, प्रतिरोध तो एक तो ये रहा R, इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा? I इंटू R। यानी ये जो सेल है इस प्रतिरोध के ऊपर कितना विभवांतर लगाएगा? I इंटू R के बराबर। यानी अपन ऐसे बोल दें कि सेल मान लो 5 वोल्ट का था, इसमें से 3 वोल्ट तो इसने यहां पे लगा दिया, सपोज करो। अब जो 2 वोल्ट है वो यहां पे नुकसान होगा अंदर की ओर। क्यों होगा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, और जहां पे प्रतिरोध आ जाए वहां पे तो विभव का नुकसान होना ही है, पक्का ही है। यानी यहां पर विभव का नुकसान होगा कितना? I इंटू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का प्रतिरोध है। क्लियर है बच्चों?
तो ये वाली कहानी समझ में आई कि 2 वोल्ट का नुकसान कहां पे हुआ? जब सेल खुले परिपथ में होता है तब तो जो विभवांतर होगा उसको विद्युत वाहक बल बोलेंगे। जब आप इसको परिपथ में जोड़ देते हो तो जो विभवांतर अपने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? विद्युत वाहक बल से कम होती है। अब जो कम कितनी होती है? जैसे मान लो 5 वोल्ट था, इसमें 3 वोल्ट मिली, 2 वोल्ट का नुकसान कहां पे हुआ? सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। क्लियर है बच्चों? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है कि सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा जाता है उस विद्युत अपघट्य पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है उसको अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, जिसको अपन स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये था अपने पास सेल की आंतरिक प्रोसेस की बात कर ली अपन ने कि सेल के अंदर होता क्या है, सेल क्या क्या काम करता है। दूसरी बात, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध की अपन ने बात कर ली। क्लियर है बच्चों? तो नोट करो, आगे देखते हैं। चलो अब अपन विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और सेल के अंदर जो प्रतिरोध का नुकसान होता है उन तीनों में एक संबंध निकाल ले अपन। जैसे आपके पास विद्युत वाहक बल कितना था E, टर्मिनल वोल्टता कितनी थी V और आंतरिक जो विभव था वो कितना था IR। तो बच्चों ध्यान से देखो, जब अपन ने सेल को जोड़ा तो अपने को कितना विभवांतर मिला? टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि V इक्वल्स टू E माइनस IR लिख सकते हैं बच्चों। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था मैंने, सेल का विभवांतर कितना था 5 वोल्ट, नए सेल का विद्युत वाहक बल कितना था 5 वोल्ट। इसमें से मान लो 2 वोल्ट का नुकसान हो गया, मिला कितना अपने को 3। बोलो 5 विद्युत वाहक बल 5 था सेल का, इसमें से 2 का नुकसान हो गया, मिला कितना 3 वोल्ट। तो ये वाली इक्वेशन लिख सकता हूं V इक्वल्स टू E माइनस IR। बोलो क्लियर है बच्चों? ये वाली इक्वेशन अपने को कब मिलती है? जब सेल परिपथ में जुड़ा हो, परिपथ में जुड़ा, यानी सेल को अपन ने परिपथ में जोड़ रखा है तो अपने पास ये इक्वेशन बनती है कि V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो बच्चों इस वाली कंडीशन को अपन सेल की डिस्चार्ज कंडीशन बोलते हैं। अरे जैसे ही सेल को आप परिपथ में जोड़ोगे तो वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा। क्लियर है इतनी सी बात? अगर मैं इस सेल को वापस हटा दूं, ध्यान से देखो, अगर मैं डिस्चार्ज और चार्ज की बात करूं, ये तो है अनावेशन की स्थिति, हिंदी में समझो अनावेशन यानी डिस्चार्ज वाली कंडीशन। अगर आप सेल को चार्ज करने के लिए लगा दो, ध्यान से सुनो मेरी बात, कई बार अपन करते हैं ना कि सेल डिस हो गया उसको चार्ज करो, तो चार्जिंग वाली कंडीशन में क्या होता है V इक्वल्स टू E प्लस IR, यानी जो टर्मिनल वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल से ज्यादा भी मिल सकती है। ध्यान रखना किस वाली कंडीशन में? आवेशन की स्थिति में, यानी चार्जिंग वाली कंडीशन में। बोलो क्लियर है बच्चों? लेकिन अपन मोस्टली इसी की बात करेंगे
क्योंकि अपन सेल को परिपथ में जोड़ेंगे, परिपथ में जोड़ेंगे तो डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन अपने को याद रखनी है, V इक्वल्स टू E माइनस IR। तो ये था बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। क्लियर है बच्चों? तो ये सेल की टोटल जानकारी मैंने आपको दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा इसके अंदर। अब अपन बात करेंगे सेलों का संयोजन। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था अपन ने, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, वैसे ही अपन सेल का संयोजन भी पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो नोट करो, देखते हैं आगे। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज के अंदर जोड़ना है। अब सीरीज के अंदर कैसे जोड़ेंगे अपन, ध्यान से देखो। अपन के पास कोई भी सेल है, उस सेल को प्रदर्शित करने का तरीका यह है कि ये तो सेल और साथ में इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये तो इसका विद्युत वाहक बल हो गया E, और साथ में इसका आंतरिक प्रतिरोध भी अपने को प्रदर्शित करना है। अब ये एक सेल कंप्लीट हो गया, ध्यान से देखो। इसको अपन पूरा एक सेल बोलेंगे, ये सेल, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। चलो तो श्रेणी क्रम संयोजन में मान लो अपने पास ये पहला सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये दूसरा सेल और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। दो सेल लेंगे अपन, ये प्लस माइनस, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2। और मान लेते हैं कि दोनों सेल A और B बिंदु के बीच जुड़े हुए हैं। अब इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस प्लस माइनस। क्लियर है बच्चों? सेल को जोड़ने का तरीका देखो, पहले वाले सेल का माइनस दूसरे वाले के प्लस से जोड़ना चाहिए। क्लियर? यानी नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना चाहिए। आप वैसे भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज करके देखेंगे अपन क्या अंतर आएगा, कि यदि इसको इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से जोड़ दें तो क्या होगा। क्लियर है? तो पहले तो इसको समझते हैं अपन। तो हमारे पास दो सेल थे, ये पहला सेल, ये दूसरा, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2। अब इसको अपन संयोजन में दो तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो मैं यहां पे बात करूंगा किरचॉफ के नियम की। किरचॉफ का नियम बहुत आसान रहेगा। देखो, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित कर लेते हैं। कैसे? मान लो यहां से धारा निकली I और यहां से भी I। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होगा बच्चों, ध्यान रखना। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होगा। अब ये धारा क्या होगी, यहाँ पे घूम के आएगी ऐसे। जैसे मान लो बाहर अपन ने कोई प्रतिरोध जोड़ रखा है, कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे बल्ब जोड़ रखा है, तो ये धारा यहां से घूमती हुई वापस यहाँ पे पहुंचेगी तो आई रहेगी। तो ये अपन ने धारा की बात कर ली। अब अपन किरचॉफ का नियम लगाते हैं, केवीएल। तो आपके पास लूप हो गया A से B तक का, तो अपन क्या लिखेंगे, किरचॉफ नियम से या किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, जिसको आप केवीएल बोलते हो ना, केवीएल। तो मान लेते हैं इस बिंदु का विभव कितना है, VA। फिर आगे चलो, देखो आप इस दिशा में चल रहे हो, धारा आपके विपरीत है। अब सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपके सामने आ रहा है, तो पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखोगे आप, -E1। किरचॉफ लॉ केवीएल लास्ट लेक्चर में बात की थी अपन ने, जिसने नहीं देखा वो पीछे वाले लेक्चर को अच्छे से देख के आए, तो वहां पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो नेगेटिव EMF। फिर आ गया अपने पास प्रतिरोध, धारा के विपरीत चल रहे हो तो आप लिखोगे +I × R1।
ऐसे ही आगे ये वाला सेल आ गया, इस सेल के लिए देखो पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो -E2, फिर यहां पे वापस +IR2 बराबर VB। बोलो किरचॉफ का नियम लगा दिया अपन ने, KVL। अब इस VB को इधर ले आओ तो आपके पास बनेगा VA - VB, और इन बाकी सबको आप इधर ले चलो तो ये तो E1 और E2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो E1 + E2। यहां से देखो IR1 IR2 इधर जाके माइनस, तो -I कॉमन ले लो, R1 + R2। बोलो क्लियर है बच्चों इतनी सी बात। इस VA - VB देखो, VA - VB तो टोटल विभवांतर कितना मान लिया अपन, V = E1 + E2 -I R1 + R2। ये अपने पास KVL लगाने से इक्वेशन आ गई। अब अपन इसका तुल्य परिपथ बनाए, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन। तुल्य परिपथ क्या था, इन दोनों सेल की जगह एक सेल लगा देंगे अपन, ये लो जी। इसका विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट हो जाएगा, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध जिसको अपन बोल देंगे R इक्विवेलेंट। तो इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, V = E - IR था क्या बच्चों, E - IR, तो इसको तो बोल दो E इक्विवेलेंट, इसको बोल दो R इक्विवेलेंट। तो अब अपन ये वाली इक्वेशन और ये वाली दोनों को तुलना कर ले अपन। देखो V = E इक्विवेलेंट - I R इक्विवेलेंट, तो ये भी इस रूप में दिख रही है क्या, देखो V = E - IR। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो पहले बता चुका हूं मैं आपको कि टर्मिनल वोल्टा, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, अभी निकाला था अपन ने। तो इस वाली इक्वेशन की आप डायरेक्ट इससे तुलना करो तो E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपके पास, E1 + E2। क्या आ जाएगा, E1 + E2। ये लो जी, देखो ध्यान से देखो, अगर आपके पास एक सेल और होता तो क्या आ जाता है, यहाँ पे +E3 और आ जाता, तो E1 + E2। फिर देखो -I है तो -I, फिर R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकता हूं, R1 + R2, तो R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा आपके पास, R1 + R2। ये लो जी, श्रेणी क्रम संयोजन बहुत आसान हो गया। अगर आपके पास n सेल जुड़े हुए हो तो n सेल की बात करें पर, तो नोट करो इतना, देखते हैं आगे। चलो n सेल की बात करने पर, अभी तो अपन ने 2 सेल के बारे में बोला है। चलो n सेल के लिए बात करें अपन कि परिपथ में n सेल जुड़े हुए हैं, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, E1 + E2 + E3 एंड सो ऑन En। बोलो क्लियर है। ऐसे ही R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन Rn हो जाएगा। ये चीज तो अपन प्रतिरोधों के संयोजन में पढ़ ही चुके हैं पहले। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या था, R1 + R2 + R3, तुल्य प्रतिरोध यही आया था, तो तुल्य प्रतिरोध यहां पर भी यही आएगा। अब ध्यान से देखो, एक कंडीशन और लगा लेते हैं अपन कि यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो, विद्युत वाहक बल क्या हो, समान हो, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास, N × E हो जाएगा। बोलो जैसे प्रतिरोध के अंदर किया था सेम काम यहाँ पे कर लेते हैं कि यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो, समान हो, तो आप उसको सेलों की संख्या, कितने सेल जुड़े हुए हैं उनकी संख्या से एक सेल के विद्युत वाहक बल को गुणा कर दो, तो ये आपके पास E इक्विवेलेंट आ जाएगा। चलो अब अपन बात करते हैं ध्रुवता की। जैसे अभी अपने पास 2 सेल थे, अपन ने उनको इस तरीके से जोड़ा था, ध्यान से देखो, ये E1 ये E2, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से,
ऐसे ही जोड़ा था अभी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ध्यान से देखो, ये माइनस है, यहां पर भी माइनस, यानी इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से जोड़ दूं, यानी इस सेल को आप उल्टा कर दो इसे इस तरीके से, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये E1 ये E2। तो अब E इक्विवेलेंट क्या आएगा बच्चों, E1 माइनस E2। जैसे ही आप पोलैरिटी चेंज कर देते हो, पोलैरिटी चेंज करोगे तो विद्युत वाहक बल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी पहले पॉजिटिव था अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है बच्चों। तो ये था सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब अपन बात करते हैं किसकी, समांतर क्रम संयोजन की। चलो दूसरा है अपना समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाद में फ्रेम चेक कर लेता हूं। चलो समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। तो इसमें अपन बहुत आसान है, जैसे प्रतिरोधों का पढ़ा था। ये आपके पास पहला सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये दूसरा सेल है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। मैंने दो सेल लिए हैं, आप ज्यादा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ए बिंदु बोल दो, इसको बी बोल दो। ये इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका E2, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 और इसका R2। बोलो, ये हो गया अपने पास समांतर क्रम संयोजन। इसमें भी देखो पोलैरिटी सेम रखी है मैंने, दोनों का पॉजिटिव इस बिंदु से, दोनों का नेगेटिव इस बिंदु से। इसमें भी आप चेंज करोगे तो विद्युत वाहक बल जो लास्ट में आएगा, तुल्य विद्युत वाहक बल, वो चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस। आगे बात करेंगे अभी अपन। तो इसमें भी अपन किरचॉफ का नियम लगाते हैं बच्चों। किरचॉफ का नियम ध्यान से देखो। मान लो इसको भी मैंने एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। तो इसको A पॉइंट बोला है, इसको B बोला है। क्लियर है बच्चों, इतनी सी बात। अब अपन क्या करते हैं, इस पूरे परिपथ में धारा का मान निकाल लेते हैं पहले तो मान लो इस वाले सेल से I1 धारा निकली और इस वाले सेल से I2, ये दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगी तो यहां पर धारा कितनी बन जाएगी, I। अब देखो ये I धारा नीचे मान लो किसी परिपथ से होती हुई बिंदु B पर गुजरेगी या बिंदु B पर पहुंचेगी। यहां पर फिर से मैंने कहा था किरचॉफ के नियम में कि जिस सेल से जितनी धारा निकाल रहे हो लास्ट में उतनी उसमें एंटर करवा दो। तो इसमें तो चली जाएगी वापस I1 और इसमें चली जाएगी I2। क्लियर है बच्चों। अब अपने पास दो रास्ते बन गए, इनको नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। अब किरचॉफ नियम लगाएंगे सबसे पहले कौन से रास्ते से, देखो लूप डिसाइड करो। पहले A, B, C और इसको बोल दो D, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F। तो सबसे पहले अपन ने A, D, C, B में चलेंगे, यहां से A, D, C, B। क्लियर है बच्चों। जैसे पहले वाले में किया था ना, इस नीचे वाले को छोड़ दो एक बार, ये भूल जाओ नीचे वाला कुछ नहीं है। तो पहले वाले में किया था ना श्रेणी क्रम में, सेम काम यहाँ पे करना है। तो इस बिंदु का विभव VA मान ले पर, फिर देखो यहाँ पे चलो आगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी -E1, यहाँ पे देखो धारा के विपरीत चल रहे हो तो प्लस I1 इंटू R1 और ये हो जाएगा बराबर VB। तो इस VB को इधर ले आओ, VA माइनस VB इक्वल्स टू, इसको तो आप इधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा -I1 इंटू R1। तो VA माइनस VB को क्या बोलते हैं अपन, V। तो E1 माइनस I1 इंटू R1
यहां से I1 की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, तो I1 कितना आ जाएगा बताओ, E1 माइनस V अपॉन R1, यही बनेगा बच्चों I1 की वैल्यू। क्लियर है इतनी सी बात। चलो अब यहां से देखो, इस वाले सेल से अपन ने I1 धारा निकाली थी, इस वाले से I2, ये दोनों यहां पे मिलकर क्या होगी I, मतलब अपन लिख सकते हैं कि I बराबर क्या है, I1 प्लस I2। ये वाला समीकरण काम में लेंगे अभी अपन। तो इस लूप के अंदर जब अपन ने KVL लगाया तो I1 कितना आ गया अपने पास, E1 माइनस V अपॉन R1। ऐसे ही नीचे वाले लूप की बात कर लो, तो अब अपन लूप कौन सा लेंगे बताओ बच्चों, AFEB। तो सिमिलर लिख रहा हूं, सिमिलर, ध्यान से देखो, I2 की वैल्यू आएगी यहां से E2 माइनस V अपॉन R2। सिमिलर लिख रहा हूं, यहां से देखो VA माइनस E2 प्लस I2 R2 बराबर VB, तो यही वैल्यू आएगी। तो मैं सिमिलर लिख दिया मैंने यहां से I2 इक्वल्स टू E2 माइनस V अपॉन R2। अब I1 और I2 की वैल्यू आ गई अपने पास, इसको इसमें रख दो, तो I इक्वल्स टू क्या बनेगा बच्चों, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, वैल्यू रख दी अपन ने यहां से। अब इसको अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे, I इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। देखो E1 अपॉन R1 और यहां से E2 अपॉन R2, फिर माइनस V कॉमन ले लें, और यहां से तो बचेगा 1 अपॉन R1 और यहां से बचेगा 1 अपॉन R2। बोलो क्लियर है, डेरिवेशन समझ में आ गया अच्छे से। अब यहां से अपन V की वैल्यू निकाल लेते हैं, या इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो अपने पास ये बनेगा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और ये माइनस I। यहां से V की वैल्यू क्या आएगी देखो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और इसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इधर जाके दोनों में भाग लगा दो इसका, तो माइनस I, और इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लिख सकते हैं बच्चों ऐसा, कोई दिक्कत? कैलकुलेशन को समझते हुए चलना है। यहां से 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 को मैं इधर लेके गया, तो इसमें भी भाग लगेगा और इसमें भी भाग लगेगा। तो यहां पे भाग लगाने के लिए मैंने इसको 1 अपॉन में लिख दिया, ध्यान से देखो 1 अपॉन में। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, वापस अपन क्या करते हैं, वही तुल्य परिपथ बनाते हैं। तो तुल्य परिपथ कैसा बनेगा, यही आपके पास एक सेल, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसको तो बोल दो E इक्विवेलेंट और इसको बोल दो R इक्विवेलेंट। तो V की इक्वेशन क्या बनेगी, E माइनस I R इक्विवेलेंट, और इसको मैंने बोल दिया E इक्विवेलेंट। बोलो अब इस वाली इक्वेशन और इस वाली की फिर से तुलना कर दो, तो देखो V, ये भी V है, E इक्विवेलेंट की जगह क्या आ रहा है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, फिर माइनस I, तो माइनस I ऐसा का ऐसा, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर है बच्चों? तो अपन तुलना करके यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। नोट कर लिया सबने? तो देखो समांतर क्रम संयोजन में E इक्विवेलेंट क्या आएगा आपके पास, ये बनेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये लो बच्चों समांतर क्रम संयोजन। क्लियर है?
कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो ये था अपने पास सेलों का संयोजन, जिसमें अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन की बात की और समांतर क्रम संयोजन की। यहाँ पे मैंने 2 सेल जुड़े हुए हैं, आगे और भी जोड़ सकते हो। जैसे 3 हो गए तो प्लस E3/R3 और यहाँ पे नीचे 1/R3 और ऐड हो जाएगा। तो मैं अपन बात कर ही लेते हैं। n सेल की बात करें, यदि n सेल जुड़े हुए हैं तो E इक्विवेलेंट क्या आएगा आपके पास? E1/R1 प्लस E2/R2 एंड सो ऑन En/Rn, और ये बन जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन 1/Rn। ये तो E इक्विवेलेंट हो गया। R इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा? प्लस 1/Rn कर दो। बोलो आसान है? किरचॉफ के नियम से बहुत आसान रहेगा। किरचॉफ केवीएल लगा दो सीधा दोनों संयोजन में, चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, दोनों में केवीएल लगाओ। केवीएल से जो संयोजन है वो बहुत आसानी से अपन E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। क्लियर है बच्चों? अब अपन एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, उसके बाद लेक्चर को समाप्त करते हैं यहीं पे। चलो क्वेश्चन देखो इसका। मान लो आपके पास 2 सेल हैं, ये A, ये B, ये मान लो 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये 9 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है। तो आपको E इक्विवेलेंट निकालना है और R इक्विवेलेंट। तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले तो देखो दोनों सेल समांतर क्रम में है, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। तो E इक्विवेलेंट E1 कितना है बताओ? 9, R1 कितना है? 3 प्लस E2 कितना है? 6, R2 कितना है? 3 अपॉन 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा। तो ये ऊपर तो बन गया 3 और 2 5, और नीचे 3 एलसीएम आ जाएगा तो 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। 15/2 यानी 7.5 वोल्ट। E इक्विवेलेंट कितना आएगा? 7.5 वोल्ट आएगा। R इक्विवेलेंट बता दो जल्दी से। R इक्विवेलेंट समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3/2 ओम। ये लो जी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर है? अगर सपोज करो यहां पर देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मैं इस वाले सेल को उल्टा कर दूं, जैसे इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव कर दूं, तो अब E इक्विवेलेंट क्या आएगा? यहां पे माइनस आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां पे माइनस लिख देना, बाकी एज इट इज। क्लियर है बच्चों? तो ये था अपने पास श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। तो आज लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।